हेलो स्टूडेंट। क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान में जो इतिहास का दूसरा अध्याय चल रहा है, इतिहास का दूसरा अध्याय भारत में राष्ट्रवाद, उसका आज तीसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक क्या है? जनजातियों, श्रमिकों एवं किसानों के आंदोलन। यानी कि जो आंदोलन हुए, जो राष्ट्रवादी आंदोलन भारत में हुए, उसमें जनजातियों, श्रमिकों और किसानों ने किस तरह से आंदोलन में भाग लिया। तो आज का जो टॉपिक है उसमें का पहला पॉइंट क्या है? जो जैसे कि भारत में जो आंदोलन हुए, राष्ट्रवादी आंदोलन, वहाँ पे ग्रामीणों और शहरी दोनों लोगों ने भाग लिया। गांव के लोगों ने भी भाग लिया उस आंदोलन में, और शहरों के लोगों ने भी भाग लिया। तो गांव के जो लोगों ने भाग लिया था, उसमें से मुख्य रूप से क्या थे? ग्रामीण इलाकों में जो लोग भाग लिए थे उसमें किसान थे। मुख्यतः क्या थे? किसान थे और आदिवासी लोग थे। जबकि जो शहरों में मुख्य रूप से भाग लेने वाले लोग थे, उनमें कौन लोग थे? शहरों में जो भाग लिए थे उसमें श्रमिक लोग थे, क्योंकि शहर में ज़्यादातर क्या होते थे? श्रमिक लोग, काम करने वाले मजदूर होते थे, तो वे लोग भाग लिए थे। और गांव में ज़्यादातर क्या होते थे? किसान, तो वे लोग भाग लिए थे। तो पहले पॉइंट के हिसाब से हम, जो पहला पॉइंट है ग्रामीण इलाकों में विद्रोह, उस ग्रामीण इलाकों में जनजातियों और किसानों ने भाग लिया था। तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि गांव के लोगों ने किस तरह से उस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, किसानों ने किस तरह से अपनी भूमिका निभाई। तो जो शहरों से जो आंदोलन हुआ, सबसे पहले आंदोलन हुआ तो शहरों से हुआ, शहरों से स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे वो गांव में जाकर फैल गया। शहरों से स्टार्ट हुआ और गांव में जाकर फैल गया। तो युद्ध के जो बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसानों व आदिवासियों के संघर्ष के आंदोलन समा गए। मतलब ये कि जो विश्व युद्ध चालू हुआ था, विश्व युद्ध के बाद महात्मा गांधी जी ने क्या किया? आंदोलन चलाया। राष्ट्रवादी आंदोलन जो महात्मा गांधी जी ने चलाया, चाहे वो असहयोग आंदोलन रहा हो 1920 का, या तो सविनय अवज्ञा आंदोलन रहा 1930 का, तो उसका जो शुरुआत हुआ शहरों इलाकों से हुआ, शहरी इलाकों से हुआ, धीरे धीरे वह गाँव में जाकर भी फैल गया। अब इसमें जो अवध के में सन्यासी बाबा थे रामचंद्र, अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र ने किसानों का नेतृत्व किया। उनका क्या नाम था? रामचंद्र। जो किसानों का आंदोलन शुरू हुआ शहरों से जाकर, जब गांव में ये आंदोलन फैला, तो उसमें किसानों का जो नेतृत्व किया, किसने किया? रामचंद्र ने। रामचंद्र जो अवध के निवासी थे, सन्यासी थे, उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया, किसानों का नेतृत्व किया। तो बाबा रामचंद्र ने क्या किया? सबसे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। जो बाबा रामचंद्र थे वे फिजी में काम कर चुके थे। किस मजदूर के रूप में? गिरमिटिया मजदूर के तौर पे काम कर चुके थे। उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था। तो इनका आंदोलन किसके खिलाफ था? तालुकदारों और जो जमींदार होते थे, जमींदार किसानों का शोषण किया करते थे, तो उस शोषण के विरोध में इन्होंने आंदोलन किया था। तो ये लोग क्या करते थे? जमींदार लोग किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल कर रहे थे। जमींदार लोग क्या करते थे? एक तो किसानों की आय वैसे ही कम थी, ऊपर से भारी भरकम कर लगा दिया जाता था और उसे पूरी तरह से कठोरता से वसूला जाता था। तो किसानों की हालत काफ़ी खराब थी, इसलिए बाबा रामचंद्र ने किसानों का नेतृत्व किया आंदोलन में। इसके अलावा किसान जो थे, किसानों को बेगारी भी करनी पड़ती थी। एक तो कर देना पड़ता था, ऊपर से बेगारी भी करनी पड़ती थी। पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे। जो किसानों के पट्टे थे वे निश्चित नहीं थे, उन्हें बार बार पट्टे की ज़मीन से हटा दिया जाता था ताकि ज़मीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित न हो सके। मतलब कि बार बार पट्टा किया जाता था ताकि उनका जो ज़मीन था वो निश्चित न हो, वह अनिश्चित ही बना रहे। जब मन करे तब उसे उनके पद से, उनके ज़मीन के हिस्से से उनका जो हिस्सा था उसे समाप्त कर दिया जाता था। तो किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। तो किसानों की क्या मांग थी? किसानों ने जो आंदोलन किया तो उनकी मांग क्या थी? कि बेगारी, पहले नंबर की बेगारी खत्म किया जाए। वे किसी के यहाँ काम बिना मजदूरी के नहीं करेंगे। अगर वे काम करते हैं जमींदारों के यहाँ तो उसका मजदूरी लेंगे।
और इसके साथ क्या किया जाए, लगान की जो दर थी उसको कम किया जाए, काफ़ी भारी मात्रा में लगान लिया जाता था तो उसको कम किया जाए, और जो जमींदारों का दमनकारी नीति है उसका भी बहिष्कार किया जाए। ये सब उन लोगों की प्राथमिकता थी उस आंदोलन की। तो बहुत सारे स्थानों पे जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने क्या किया, नाई धोबी बंद का फैसला किया। मतलब कि जमींदारों को क्या किया, नाई धोबी की सुविधाओं से वंचित कर दिया गया, और उसके लिए पंचायत बुलाई गई जिसमें नाई धोबी बंद करने का फैसला लिया। किसके किन लोगों ने लिया, किसानों ने लिया। तो जून 1920 ईस्वी में क्या हुआ, जून 1920 ईस्वी में 1920 ईस्वी में क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया और गांव वालों से बातचीत की। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू ने गांव वालों से अवध के गांव में दौरा किया और वहां से बात की, उन लोगों से बात की। क्या बात की, और उनकी व्यथा समझने का प्रयास किया कि क्या कमियां हैं गांव के लोगों की, श्रमिकों को या किसानों को क्या कमी है, क्या समस्या है। तो अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र तथा कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया गया। किसका गठन किया गया, बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किसका गठन किया गया, अवध किसान सभा। अवध किसान सभा किसके नेतृत्व में इसका गठन किया गया, बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू। किसान सभा, अवध किसान सभा का गठन किया गया। महीने भर में इस पूरे इलाके के गांव में संगठन की 300 से ज़्यादा शाखाएं बन चुकी थी। यानी कि जो संगठित किसान थे उनकी शाखा कितनी हो गई, 300 शाखा हो गई। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, यानी कि 1920 में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया। कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने अवध के किसान के जो संघर्ष के आंदोलन थे उसको शामिल करने का प्रयास किया उन असहयोग आंदोलन में। यानी कि जो किसान पहले से ही आंदोलन कर रहे थे, अवध किसान आंदोलन, उसको असहयोग आंदोलन में भी शामिल करने का कांग्रेसियों ने प्रयास किया। लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिनमें किसान कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। यानी कि जो कांग्रेस के नेतृत्व करता थे वे लोग खुश नहीं थे कि किसान किस तरह से आंदोलन कर रहे हैं। उनकी जो मांग थी वो अलग तरीके की मांग थी। करों की समाप्ति, करों को कम करने की मांग थी और बेगारी खत्म करने की मांग थी। तो वो इस प्रकार की मांग रखते थे। तो 1921 में क्या हुआ, 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। मतलब कि ये सब किसके द्वारा किया गया, उन्हीं आंदोलनकारियों के द्वारा, जो किसान लोग थे उन्हीं के द्वारा क्या किया गया, व्यापारियों के मकान पर हमले बोले गए और बाज़ारों में लूटपाट की गई, अनाजों के गोदामों पे कब्जा किया गया। ये सब कहाँ पे हो रहा था, ये सब ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा था, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र में फैला हुआ आंदोलन था जो शहरों से गांव में फैला हुआ था। बहुत सारे स्थानों पे क्या हुआ, स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे। स्थानीय नेता लोग थे वो क्या कर रहे थे, किसानों को समझा रहे थे कि गांधी ने ऐलान कर दिया है, गांधी जी ने ऐलान किया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और ज़मीन गरीबों में बांट दी जाएगी। जो वहाँ के मुख्य नेता लोग थे, स्थानीय नेता, वे किसानों को ये समझा रहे थे जिस दौरान किसानों ने आंदोलन किया था, अवध किसान आंदोलन, कि महात्मा गांधी जी जो राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ऐलान किया कि अब कोई भी किसान या कोई भी व्यक्ति लगान नहीं देगा और जो ज़मीन है वो क्या की जाएगी, गरीबों में बांट दी जाएगी। तो महात्मा का नाम लेकर, गांधी जी का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाई और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। यानी कि जो वे लोग किए थे, जो काम किए थे, लूटपाट और कब्जा, वो उनको उस नज़र से सही लग रहा था जो गांधी जी ने उन्हें करने के लिए कहा था। तो इसके अलावा आदिवासी जो किसान थे, आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी जी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला। महात्मा गांधी का स्वराज का जो मतलब था वो देश की आज़ादी थी और वो अहिंसात्मक रूप से, यानी कि बिना झगड़ा किए हुए, बिना मारपीट किए हुए वो अहिंसात्मक आंदोलन चाहते थे। जबकि आदिवासी जो लोग थे वो उसका और मतलब निकाल लिए, उनको कुछ और ही समझ में आया। उदाहरण क्या है, मतलब कि क्या हुआ,
आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ी में, आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में 1920 ईस्वी में, आंध्र प्रदेश में गुडेम पहाड़ी में 1920 ईस्वी में क्या हुआ, उसके दशक में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन छिड़ गया। एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन छिड़ा कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। तो कांग्रेस इस तरह के संघर्षों को कभी स्वीकार नहीं सकती थी, यानी कि क्योंकि जो गांधी जी ने आंदोलन चलाया था वो कैसा आंदोलन था, वो था अहिंसात्मक आंदोलन। तो किसी भी तरह से हिंसा कांग्रेसी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अब इन क्षेत्रों में अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों को दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी थी और लोग इन जंगलों में न तो मवेशियों को चरा सकते थे, न ही जलावन के लिए लकड़ी और फल बीन सकते थे। मतलब ये कि अंग्रेजी सरकार, क्योंकि कुछ वनों में उनको वृक्ष, कुछ पेड़ों की ज़रूरत थी जो पटरियाँ बनाने के काम आती थी, स्लीपर बनाने के काम आती थी, नाव बनाने के काम आती थी, तो वो ये क्या कर रहे थे, अंग्रेज उन जंगलों का संरक्षण कर रहे थे अंग्रेज। तो भारतीय स्थानीय लोगों को उस जंगलों में न तो जाना था, प्रवेश के लिए वंचित कर दिया गया था, और इसके साथ साथ क्या किया गया था, वे जानवरों को भी चरा नहीं सकते थे। उस पर क्या किया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया था। यहाँ तक कि वो जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं बीन सकते थे, न ही फल बीन सकते थे। तो इससे काफ़ी पहाड़ी लोग क्या थे, काफ़ी परेशान और गुस्से में थे, क्योंकि उनकी रोजी रोटी उससे जुड़ी हुई थी। जंगलों से बहुत सारे किसानों की, बहुत सारे मवेशियों की रोजी रोटी जुड़ी हुई थी। तो उन्होंने भी इस तरह से आंदोलन किया। जो विद्रोही थे, खास तौर पे जो जनजाति लोग थे, क्योंकि जंगलों में रहते थे ज़्यादातर, तो जंगलों से उन्हें काफ़ी मात्रा में आय प्राप्त थी, या तो फल या लकड़ी या मवेशियों को चराकर उनको काफ़ी मात्रा में उससे आय होती थी। तो उनको भी जाने से रोक दिया गया। तो उन्होंने उन क्षेत्रों में भी आंदोलन कर दिया था। उसके अलावा किसानों का जो आंदोलन था वो काफ़ी समय तक बना रहा, काफ़ी समय तक उनका जो आंदोलन था वो बना रहा था। तो ये था किसानों का आंदोलन। किसानों ने आंदोलन क्यों किया था, किसानों ने आंदोलन इसलिए किया था क्योंकि वे अधिक मात्रा में कर अब नहीं दे सकते थे, वे थक चुके थे, कर देते थे, वे बेगारी करते करते थक चुके थे। तो इसलिए उन्होंने आंदोलन कर दिया। किसके नेतृत्व में, गांव में रामचंद्र जी के नेतृत्व में। जो सन्यासी थे, अवध के सन्यासी थे रामचंद्र जी, उनके नेतृत्व में क्या किया, इन्होंने आंदोलन कर दिया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, श्रमिकों का विद्रोह। ग्रामीण इलाकों में विद्रोह इस तरह से हुआ, किसानों और जनजातियों ने किया। श्रमिकों का विद्रोह कहाँ हुआ, यह मुख्य रूप से शहरों में हुआ, क्योंकि जो श्रमिक थे, श्रमिक का एक बड़ा वर्ग शहरों में मजदूरी करता था, फैक्ट्रियों में काम करता था। तो उनकी भी क्या होती थी, उनका भी आर्थिक शोषण हुआ। उस शोषण को समाप्त करने के लिए, उस शोषण से मुक्ति पाने के लिए इन लोगों ने भी आंदोलन किया। तो श्रमिकों का आंदोलन, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो श्रमिक, जो औद्योगिक श्रमिक वर्ग था, औद्योगिक श्रमिक वर्ग, उसने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं भी बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। जो औद्योगिक श्रमिक वर्ग था उसने जो शहरों में आंदोलन किया, सबसे अधिक मात्रा में उन्होंने कहाँ पे आंदोलन किया, नागपुर में। नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र का एक शहर है नागपुर। तो नागपुर में इन्होंने काफ़ी भारी संख्या में इन्होंने आंदोलन किया। जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नज़दीक आ रहे थे, मजदूर कांग्रेस से छिटकने लगे थे। मतलब कि उद्योगपति कांग्रेस के नज़दीक आ रहे थे तो मजदूर क्या होने लगे, मजदूर कांग्रेस से भागने लगे, क्योंकि उद्योगपति क्या करते थे, मजदूरों का शोषण करते थे। और उद्योगपति ही कांग्रेस से मिलने लगे तो मजदूरों का कांग्रेस से भरोसा उठने लगा। फिर भी कुछ मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों को कम वेतन व खराब कार्य स्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ दिया। यानी कि कुछ आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में कुछ मजदूरों ने हिस्सा लिया और जो विदेशी सामानों के बहिष्कार की नीति अपनाई गई थी उसका भी उन्होंने पालन किया। कम वेतन से संबंधित जो लड़ाई थी उसमें भी वे मिल गए। लेकिन 1930 ईस्वी में रेलवे कामगारों की ओर और 1930 में रेलवे कामगारों की ओर और 1932 ईस्वी में
गोदी कामगारों ने क्या किया, हड़ताल कर दिया। 1930 ईस्वी में रेलवे कामगारों ने और 1932 ईस्वी में गोदी कामगारों ने हड़ताल कर दिया, क्योंकि वे अपनी मांगों को लेकर काफ़ी चिंतित थे। जो ये मांग कर रहे थे उसको लेकर काफ़ी चिंतित थे। 1930 ईस्वी में छोटा नागपुर की टीन खानों के हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियों और बहिष्कार अभियानों में हिस्सा लिया। 1930 ईस्वी में क्या हुआ, छोटा नागपुर में जो टीन में काम करने वाले लोग थे, टीन खानों में काम करने वाले लोग थे कारखानों में, उन्होंने गांधी जी की टोपी पहनकर क्या किया, बहिष्कार आंदोलन में भाग लिया। फिर भी कांग्रेस अपने कार्यक्रमों में मजदूरों की मांगों को समाहित करने में हिचकिचा रही थी। कांग्रेस को लगता था कि उसने उद्योगपति आंदोलन से दूर चले जाएंगे, क्योंकि उद्योगपति कांग्रेस में पहले से ही शामिल हो गए थे। जैसे ही उद्योगपति कांग्रेस में शामिल हुए उसके बाद क्या हुआ, उद्योगपतियों के कांग्रेस में शामिल होने के बाद मजदूर कांग्रेस से धीरे धीरे अलग होने लगे। तो कांग्रेस को लगता था कि उद्योगपति आंदोलन से दूर चले जाएंगे और साम्राज्यवाद विरोधी ताकतों में फूट पड़ेगी। तो इसके बाद क्या होता है, अब इन्होंने जो श्रमिक वर्ग थे जुलूसों में हिस्सा लेना शुरू किया। इन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों व शराबों की दुकानों की पिकेटिंग की। मतलब कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने जुलूस में हिस्सा लिया। जो आंदोलन चलाया गया, विद्रोह हुए, उन जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया और विदेशी कपड़ों की जो दुकान थी, विदेशी कपड़े की और शराबी की दुकानों की पैकेटिंग शुरू कर दी। बहुत सारी महिलाएं भी जेल गई। अब क्योंकि उन आंदोलनों में, भारत में जब जब आंदोलन हुए, राष्ट्रवादी आंदोलन हुए, तो उनमें पुरुषों ने ही नहीं बल्कि महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। तो पुरुषों के साथ साथ बहुत सारी महिलाएं भी जेलों में गई। शहरी इलाकों में क्या हुआ, ज़्यादातर ऊंची जातियों की महिलाएं सक्रिय थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवार की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। दोनों में अंतर क्या था, ग्रामीण इलाके में जो आंदोलन हुआ और जो शहरी इलाके में आंदोलन हुआ, इसमें औरतों से संबंधित अंतर ये था कि जो ग्रामीण इलाकों में आंदोलन हुआ उसमें किसानों की महिलाएं, किसान परिवार की महिलाओं ने आंदोलन में हिस्सा लिया। लेकिन जो शहरी क्षेत्रों में आंदोलन हुआ, शहर में जो आंदोलन हुआ, उसमें किसने हिस्सा लिया, किस प्रकार की महिलाओं ने हिस्सा लिया, उसमें ऊंची जात की महिलाओं ने हिस्सा लिया, जो पढ़ी लिखी थी, जिनको मालूम था कि देश में क्या चला, जो देश की स्थिति से पूर्ण रूप से वाकिफ थी, तो उन्होंने हिस्सा लिया। गांधी जी के आह्वान के बाद, मतलब कि जब गांधी जी ने आंदोलन चलाया तो औरतों को राष्ट्र की सेवा करना और पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा। लेकिन सार्वजनिक भूमिका में इस इजाफे का मतलब यह नहीं है कि औरतों की स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला था। मतलब ये कि औरतों की स्थिति तो पहले से ही अच्छी नहीं थी, औरतों को समाज में सम्मान की दृष्टि से पहले से ही नहीं देखा जाता था। न तो एशिया में, न भारत में, न यूरोप में, किसी भी देश में औरतों को उतने अधिकार नहीं मिले हुए थे जितने कि पुरुषों को मिले हुए थे। हाँ, हालांकि 1914 के विश्व युद्ध के बाद जब औरतों ने हिस्सा लिया विश्व युद्ध में, उसके बाद से धीरे धीरे उनका सम्मान बढ़ने लगा। बाद में जाके उनको राजनीतिक अधिकार भी दिया गया, लेकिन विश्व युद्ध से पहले उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। तो औरतों ने हिस्सा लिया गांधी जी के आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया औरतों ने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले कुछ दिनों में उनकी स्थिति सुधरने वाली थी। हालांकि बाद में जाके उनको राजनीतिक अधिकार दिया गया, हर प्रकार का सम्मान दिया गया, लेकिन वह बाद में जाकर दिया गया, क्योंकि गांधी जी का क्या मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिकाओं का निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य है। महात्मा गांधी क्या मानते थे, महात्मा गांधी का मानना यह था कि औरतों को आंदोलन करना नहीं, बल्कि घर चलाना, चूल्हा चौका करना, माँ बनना, माँ का फर्ज जो होता है उसको निभाना, अच्छी पत्नी की भूमिका निभाना, यही औरतों का मेन कर्तव्य है, असली कर्तव्य है। तो उन्हें यही सब करना चाहिए, बाकी जिम्मेदारी पुरुषों का है जो पुरुष निभाएंगे। लेकिन महिलाओं ने भी उस आंदोलन में, जब आवश्यकता पड़ा तो महिलाओं ने भी उस आंदोलन में भाग लिया। तो इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को जगह देने से हिचकिचाती रही। कांग्रेस को उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति में ही दिलचस्पी थी। तो महिलाओं ने
भूमिका निभाया आंदोलन में। हालांकि कांग्रेसी नहीं चाहते थे कि महिलाएं आंदोलन में भाग लें, लेकिन महिलाओं को जब जब आंदोलन को महिलाओं की ज़रूरत पड़ी तो उस आंदोलनों में महिलाओं ने भी अपनी भूमिका निभाई। तो बच्चों, आज का ये जो टॉपिक था जनजाति, श्रमिक और किसानों के आंदोलन, ये इसके बारे में यही था कि जितने भी आंदोलन हुए, राष्ट्रवादी आंदोलन हुए, चाहे 1920 का सहयोग आंदोलन रहा हो, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन रहा हो, या इसके बीच में छोटे बड़े अन्य आंदोलन रहे हों, उन आंदोलनों में जनजातियों ने क्या भूमिका निभाई, किसानों के क्या रहे और श्रमिकों ने। तो इन तीनों ने मिलकर आंदोलन को मजबूत किया। यानी कि सिर्फ कांग्रेसी लोग ही नहीं बल्कि जनजातियों ने भी हिस्सा लिया, श्रमिकों ने भी हिस्सा लिया और किसानों ने भी हिस्सा लिया। अब जो इन लोगों के आंदोलन में हिस्सा लेने की मतलब ये कि जो जनजाति और किसान लोग ने आंदोलन में हिस्सा लिया, वो अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, किसानों की क्या समस्याएं थी, किसानों की जो समस्या थी वो कर दर में कमी करवाना था। उनको कर काफ़ी मात्रा में उन पर लगाया गया था, तो उसकी वो कमी करवाना चाहते थे। वो बेगारी नहीं करना चाहते थे, उसके लिए आंदोलन किया। बेगारी नहीं करना चाहते थे, कर को कम करवाना चाहते थे, और जो उनकी ज़मीन थी वो निश्चित करवाना चाहते थे कि उनकी ज़मीन उनकी ही बनी रहे। तो ये उनका मुद्दा था। जबकि श्रमिकों का मुद्दा क्या था? श्रमिकों का मुद्दा ये था कि उनको जो काम मिलते थे वो काफ़ी ज़्यादा काम उन्हें करना पड़ता था। 8 घंटे की जगह 12 घंटे 15 घंटे उन्हें काम करना पड़ता था, और इसके अलावा उन्हें जो मजदूरी के बदले जो वेतन मिलना चाहिए उस हिसाब से नहीं मिलता था। तो उनकी ये बड़ी समस्या थी, ऊपर से इनको भी कर देना होता था। तो इन सभी समस्याओं को, यही समस्या जनजातियों की भी थी। जनजाति जो जंगलों के आसपास के रहने वाले लोग थे, पहाड़ियों और जंगलों में रहने वाले जो जनजाति लोग थे, क्योंकि वे जंगलों के आसपास रहते थे, तो उनका जो आय का मुख्य स्रोत था वो जंगलों से ही उन्हें मिलता था। जंगलों से ही वो अपनी आय का स्रोत प्राप्त करते थे। चाहे वो पशुओं को जंगलों में ले जाकर चराना हो, चारे के रूप में उनको वहाँ से घास के मतलब स्रोत मिल जाते थे, और जंगलों से लकड़ियाँ उनको मिल जाती थी। इसके अलावा बहुत सारे फल उनका उपयोग करके लकड़ियों को बेच के वे अपना आय चलाते थे। तो जंगलों में जाना प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो इन सब को लेकर जनजातियों ने आंदोलन चलाए या विद्रोह किया। तो ये सब इन लोगों का विद्रोह का असल मुद्दा था। इन सभी के अपने अपने निजी लाभ थे। हालांकि ये आंदोलन इन्होंने, जो महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया वह मुख्य रूप से देश की आज़ादी के लिए और जो देश में समस्याएं थी उसको समाप्त करने के लिए। लेकिन इन सभी लोगों ने आंदोलन में भाग लिया। महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए आंदोलन में सभी लोगों ने भाग लिया, लेकिन इनका अलग अलग अपना हित था, लेकिन आंदोलन में इन सभी लोगों ने भाग लिया। तो आज का यही टॉपिक था, जनजातीय श्रमिकों एवं किसानों के आंदोलन। अगले टॉपिक में अगले वीडियो में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।